क्लैट पीजी के एग्जाम के अंदर आपको ये चीज तो हर कोई बता देगा कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे है, एडमिशन कौन सा लेना है, कॉलेज कौन सा होगा, पर क्या किसी ने आपको आज तक ये बताया कि ये जो एग्जाम है इसके अंदर सिलेबस क्या होगा, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा हमें नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट को छोड़ना है? क्या ये किसी ने कभी बताया? नहीं बताया। तो आज के इस वीडियो में यही एग्जैक्ट काम मैं आपके लिए करके दूंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कि आपको इस एग्जाम के लिए अगले 5 महीने में कौन कौन से टॉपिक्स किस किस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने हैं, बिल्कुल फुल एंड फाइनल। ये जो पूरा आपका सिलेबस होने वाला है ये मैंने गैदर किया है आफ्टर एनालाइजिंग द लास्ट 4 इयर्स ऑफ द क्लैट पीजी पेपर। जो ट्रेंड रहा है, जो रिसेंट केसेस अभी आ रहे हैं, आने का चांस है, और जो मेरा खुद का इंट्यूशन और पूरी टीम की रिसर्च कहती है, उसके बेसिस पे ये सिलेबस हमने क्रिएट किया है। तो आप इस सिलेबस को लीजिए और आराम से उसको अपनी पढ़ाई के अंदर फॉलो करने की कोशिश करिए। इन सब चीजों से पहले हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि भाई कंसोर्शियम ने, क्लैट कंसोर्शियम ने अपनी तरफ से यहाँ पे क्या बोला कि सिलेबस क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात जो हर कोई मिस करता है वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड, यहाँ पे देखिए जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है वो है एंड इंक्लूड, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स की लिस्टिंग कर दिया गया। लेकिन ये जो एक अम्ब्रेला टर्म यूज किया गया है ना, वो सबसे खतरनाक अम्ब्रेला टर्म है। इसकी वजह से पता है प्रॉब्लम कहां पे आती है? अब जैसे यहाँ पे आर्बिट्रेशन का नाम नहीं दिया हुआ है, पर आर्बिट्रेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर बैंक्रप्सी का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन बैंक्रप्सी से क्लैट पीजी के द्वारा खुद के दिए हुए मॉक पेपर के अंदर क्वेश्चन आए थे 2020 में। तो आप भरोसा कर नहीं सकते हो इस जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दिया है इसके ऊपर, इसीलिए आपको अबव एंड बियॉन्ड जाके टॉपिक्स को देखना है, सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। सो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या समझना है? आपको समझना है बाइफर्केशन ऑफ सब्जेक्ट्स, और कितना परसेंट आपको ध्यान कहां पे देना है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ना इन सब्जेक्ट्स को 4 कैटेगरीज में सीधा सीधा डिवाइड किया है। डिवाइड इसलिए किया है ताकि समझने में भी आसान रहे और थोड़ा सा नीट एंड क्लीन तरीके से हम लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी करें। सबसे पहले आपका बिजनेस लॉ। अब देखिए बिजनेस लॉ के अंदर वी हैव इंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट, एनआई, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स, आपका कंपनी, उसके अलावा बैंक्रप्सी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ये बाकी जितने आपके सब्जेक्ट्स है बिजनेस लॉ से जुड़े हुए वो सारे के सारे हमने इसमें इंक्लूड करें। परसेंटेज की अगर बात करें से लेकर 20 से लेकर 25% ऑफ द पेपर जो होता है हर बार इस पूरे पोर्शन में से आता है, विच मींस 20 से लेकर 25% ऑफ मार्क्स आपके इस पर्टिकुलर पोर्शन में से आने हैं। अब इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिकरिंग है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कॉन्ट्रैक्ट की या हम लोग बात करें कंपनी लॉ की, तो दीज आर द सब्जेक्ट जिसमें से हर साल चारों साल क्वेश्चन आया है। तो आपको इन सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है बिजनेस लॉ वाले पोर्शन के अंदर। अब सेकंड पोर्शन की बात करते हैं, तो वो है आपका क्रिमिनल लॉ का पोर्शन। इसके अंदर क्या सब्जेक्ट्स है? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आपका जेजे एक्ट, यूएपी, एनडीपीएस, पॉस्को, पीएमएलए, जितने आपके इस तरीके के एक्ट्स हैं वो सारे के सारे इसमें हम लोग ने इंक्लूड करे। इसके अंदर से 20 से लेकर 30% पेपर हर बार आता है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको ऑब्वियसली पता ही होंगे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। आपके ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरे एग्जाम के लिए, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ मैंने थोड़े से और ऐसे सब्जेक्ट्स जोड़े हैं जिनकी की वेटेज बाकी मिसलेनियस सब्जेक्ट से कहीं ज्यादा होती है। अगर आप बिजनेस लॉ के अंदर मिसलेनियस सब्जेक्ट्स की बात करो, जैसे ये आईबीसी हो गया या फिर पार्टनरशिप एक्ट हो गया, छोटे छोटे वाले, और इसके अंदर बात करो यूएपी है, पॉस्को, पीएमएलए, इनसे ज्यादा वेटेज आपकी लेबर लॉ की, इन्वायरमेंट लॉ की, आर्बिट्रेशन एक्ट की। तो उसको हमें ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा डीप पे जाके पढ़ना है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, और इसके अंदर आईपीआर भी आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आएगा। सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वैसे आपके लिए है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सीधा सीधा बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको टाइम देना है, कैसे देना है, क्या करना है, मैं पूरा भी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आपका जो अगला पोर्शन है वो है आपका अदर्स का। अदर्स का इसलिए बिकॉज ये पूरा पोर्शन ऐसा है जिसको कि आपको सेपरेटली पढ़ना है, इंपॉर्टेंस भी उसको बराबर उतनी ही देनी है, बिकॉज हर साल यहां से पेपर आपका आता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी जब तैयारी आप कर रहे हो तो इसमें आप कुछ भी छोड़ने का उम्मीद नहीं कर सकते। और इसके जो तैयारी का तरीका है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ की अगर आप बात करो और आप जूरिस्प्रूडेंस की बात करो, दीज 2 सब्जेक्ट्स आर दोज जिसमें कि कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं होता है, जिसमें बेयर डिफाइंड होती नहीं है। तो आपको अपना दिमाग लगा के सोचना पड़ता है कि यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो उस बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर पूरी बात करूँ। फिर आपका फैमिली लॉ। फैमिली लॉ का सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आसान है, इजी समझ में भी आता है, स्कोरिंग होता है, और इसके केस जो केस लॉज है वो भी अभी इधर थोड़े से कम ही आ रहे हैं।
सो दिस इज अ इजी सब्जेक्ट जो कि आप अगर पढ़ लेते तो बहुत बढ़िया रहेगा। नाउ अब जब हम लोग डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको देखने हैं, तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ। और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूंगा कि जो जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि आपको ज्यादा टाइम देना है, कम टाइम देना है। तो इसलिए वीडियो को प्लीज बीच में से छोड़ मत दीजिएगा या लास्ट तक मतलब पूरा देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं इसमें पॉइंट आउट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जब आप बात करते हो तो इसके अंदर आप ये समझ के चलिए कि हर साल आपका 1/4 से लेके 1/5 पेपर आपको यहीं से आता है, कभी भी तो 1/3 भी चला जाता है। अब ऐसा होता इसलिए है बिकॉज हर जो पैराग्राफ होता है यहाँ पर उसके अंदर 3 पैराग्राफ तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के होते ही होते हैं सीधा सीधा, लेकिन बाकी पैराग्राफ्स के अंदर भी देयर आर क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि एकदम नीश इलाकों से आते हैं जहां से आप सोचोगे भी नहीं। सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हर टॉपिक, every topic has to be studied in thorough detail, केस लॉस के साथ प्रॉपर आपका बेराक के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पूरा बढ़िया से आपको पढ़ना है, इसमें आपको छोड़ नहीं सकते। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसके अंदर आपको अगर मैं रिकमेंडेशन दूंगा तो आज अगर मान लीजिए समझ लीजिए 21 तारीख है, 22 तारीख है जून की, देन व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू एटलीस्ट गिव 10 to 15 days टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिक फीचर्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जो उसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, असेंबली डिबेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स ने कौन कौन से जगह से कॉन्स्टिट्यूशन को लिया, बाकी चीजें, और जो फीचर्स होते हैं डिस्टिंक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे सेलिएंट फीचर्स, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप के जो आपके आर्टिकल्स है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का जो कोरिलेशन है, बाकी चीजें, उनको आपको थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ठीक से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट होली ग्रेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फंडामेंटल राइट्स। इसके अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप छोड़ सकते हो, विच मींस आर्टिकल 12 से लेके आपका आर्टिकल 35 तक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। भले यहां से जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट उठ के नहीं आएंगे, इससे जुड़े हुए केस लॉज आपसे पूछे जाएंगे, घुमा घुमा के पूछा जाएगा, बट दिस इज दैट पोर्शन बिकॉज विदाउट दैट आपका जो बेसिक्स है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बनी नहीं सकती। यू नीड टू गिव मोस्ट ऑफ योर टाइम टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन विदाउट अ डाउट। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट, जीपीएसटी और फंडामेंटल ड्यूटीज आपका, तो आपका इसके आगे जो आपके आर्टिकल्स आते हैं, आपके आर्टिकल 36 से लेके 51A तक, इनको भी आपको करना है लेकिन उतने डीप में नहीं जाना है, आपको इस चीज पे ध्यान रखना है बस। लेकिन जैसे कुछ कुछ चीजें ऐसी ना टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अब जिन पे बात हो रही है, जैसे कि मान लीजिए यूसीसी के ऊपर अब बहुत ज्यादा डिबेट शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर यहाँ पे लॉ कमीशन ने कह दिया कि प्लीज आप जो जनता है वो अपना जो भी इनपुट्स है वो दे, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूसीसी के ऊपर अच्छे से पढ़ाई करिए। इसके अलावा इसके अंदर और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ना हमारे जो आप रेगुलर बेसिस में अगर आप चेक करोगे तो फिर मीडिया में छाए हुए हैं, तो जो जो टॉपिक छा रहा है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी के लिए आपको बैराक पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, केस लॉस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पार्लियामेंट जो आपका है, प्रेसिडेंट की पावर, गवर्नर की पावर, ये सब कुछ, स्टेट लेजिस्लेचर और ये सब कुछ, आपका एग्जीक्यूटिव और आपका लेजिस्लेचर, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, दोनों को आपको जब पढ़ना है तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको डिफरेंशिएशन जो होता है प्रेसिडेंट की पावर, गवर्नर की पावर में क्या क्या पावर होती है, वो कब किसको अपॉइंट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जो भी होगा वो आपको अच्छे से देख के जाना है, डोंट लीव इट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी पढ़ना। इसके बाद आपका जो स्टेट और सेंटर का जो आपका जुडिशियल वो है, जुडिशरी है पूरा, उसको आपको अच्छे से देख के जाना है। इसके अंदर भी डिफरेंशिएशन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनकी पावर्स क्या क्या होती हैं, किस पर्टिकुलर कंडीशन में आप किसको अप्रोच करोगे, क्या करोगे, किस टाइप की रिट्स होती है, सारी बातें, सारी चीजें आपको यहाँ पे देख के चलनी है। देन आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है बिकॉज इसके ऊपर भी यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा डिस्कोर्स चल रहा है हमारे देश के अंदर में। जैसे अभी आपका रिसेंट में आपने देखा कि ममता बनर्जी वो गई थी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास, उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि आप वहां पे जब पंचायत सिलेक्शन हो रहे हैं तो वहां पे आप जो सैनिक बल है केंद्र के वो आप नहीं लगा सकते। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स ये कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट रिलेशंस को, जो आपके लिस्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेंसी हो गया, एक जो सेंटर की पावर होती है कि वो स्टेट पे कितना रख सकता है फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक को अच्छे से देखा जाए।
देन आपके लोकल बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत, जिसके ऊपर भी आपका रिसेंट में भी अब पूरा एक केस भी आया हुआ है राजेंद्र शाह का, जिसके अंदर काफी चेंजेस करे गए कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडमिशन के अंदर, बाकी चीजें ये भी आपको अच्छे से देख के जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद आपके इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि आपको अच्छे से देख के जाने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको छोड़ने का कोई तो होता ही नहीं है, इसके ऊपर सवाल आने का काफी अच्छा यहाँ पे चांस है। इसके बाद आप बात करते हो, आप आते हो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन और उसका कंट्रोल जो पूरा ये यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिस है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, प्रोपोर्शनैलिटी है, रीजनेबलनेस है, अब्यूज एंड मिसयूज ऑफ डिस्क्रिप्शन है, ये सब टॉपिक्स थोड़े से इजी भी है, आराम से आप इनको देख सकते हो, कोई ज्यादा भारी काम नहीं है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो आपका होता है, ये बेसिकली आपका जो पोर्शन है ये आपका कहीं ना कहीं इसी के साथ कोइंसाइड करेगा। तो आपको बस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल जब आप पढ़ते हो तो आपको उसको कोरिलेट करके पढ़ना है बेसिकली कि क्या होता है, दैट इज व्हाई आर्टिकल 226 क्या है, राइट ऑफ रिट्स क्या है, वो सब आपको देख के चलना है। देन आपका आता है डेलीगेटेड रजिस्ट्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको अच्छे से देख के जाना है, बिकॉज इसके अंदर भी कितना कंट्रोल है जुडिशरी का, मतलब डेलीगेशन रजिस्ट्रेशन पर किसको कर सकते हैं डेलीगेट, क्या उसके प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट्री, और ये सब जितनी चीजें होती है वो पूरा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम इटसेल्फ। देन लायबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर भी टॉशियस लायबिलिटी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रेरोगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, बाकी चीजें, डैमेजेस, इंजंक्शंस, बाकी चीजें, ये भी थोड़ा सा देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, अब ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अभी रिसेंट में भी अभी एक दो साल में अभी जजमेंट्स भी आए हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पूरे पोर्शन को भी अच्छे से करके जाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देयर आर 2-3 टॉपिक्स 4 टॉपिक्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँ, जैसे कि अबाउंसमैन एक्ट हो गया, या फिर आप मान लो कि लोकायुक्त हो गया, बाकी चीजें हो गई, उसको मैं कवर इसलिए नहीं करूँ बिकॉज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आपको करने का मन है तो अपने एंड पे आप जरूर से कर सकते हो, बट मेरी तरफ से आई थिंक इतना जो पोर्शन है यहाँ पे वो आपका काफी रहेगा। नाउ इफ आई कम टू फैमिली लॉ, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को मैं एक बार रैप अप कर दूं तो यहाँ पे आपका इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 10 से लेकर 15 दिन अपनी पढ़ाई के कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को दीजिए अच्छे से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक एक प्रोविजन को, एक एक उसको आप पढ़िए। इवन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर भी 2-3 टॉपिक्स होंगे जो कि मैंने अगर मिस करे हैं यहाँ पर, तो वो मेरे हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जरूर से उनको देख लीजिए। और उन टॉपिक्स के अंदर भी देखिए पॉइंट क्या रहता है कि रीसेंट केस लॉज जो आपके आ रहे हैं, लैंडमार्क केसेस जो आपके आ रहे हैं, उनके अंदर अगर किसी टॉपिक को कवर करा गया है विच मींस वो टॉपिक आपको अपने उसमें कवर करना है, दैट इज वेरी वेरी क्लियर एंड सिंपल आर्गुमेंट, यहाँ पे उसके अलावा कोई वो नहीं पड़ता। तो अगर मैं कोई चीज या कोई टॉपिक का मुझसे छूट रहा है, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि सर ये टॉपिक है ऐसा जो कि अभी रिसेंट किसी लैंडमार्क केस में 2017 के बाद में कवर हुआ है, और उसको भी सर आपको बताना चाहिए था, मैंने अगर मान लो मिस किया हो तो। बट आपको वो चीज कवर करके जरूर से जानिए अगर किसी रिसेंट लैंडमार्क केस में वो चीज आई है तब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फैमिली लॉ की बात करते हैं। अब फैमिली लॉ देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको हिंदू लॉ भी पढ़ना है, मुस्लिम लॉ भी पढ़ना है, बट व्हाट आई हैव सीन इन द रिसेंट टाइम्स की मुस्लिम लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन है वो अभी केवल एक ही एग्जाम में 1 या 2 ही बार आया है, ज्यादा नहीं आया है, ज्यादातर जो फोकस है वो हमेशा हिंदू लॉ पे रहा है। सो दैट इज व्हाई मुस्लिम लॉ जब आप पढ़ रहे हो तो उसको आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना है, हिंदू लॉ पे आपको ज्यादा दबाव देने की यहाँ पे जरूरत है। अगर टाइम की बात करें तो अगर हम लोग देखते हैं हिंदू लॉ के अंदर, मेरे हिसाब से आपको कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 दिन में खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ इजी सब्जेक्ट। टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली, मिताक्षरा दयाभागा स्कूल्स, फॉर्मेशन कैसा होता है, कोपासनी प्रॉपर्टी का कब्जा जो होता है ज्वाइंट फैमिली का वो क्या करता है, उसके ड्यूटीज, बाकी सब चीजें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टीशन मीनिंग क्या होता है, राइट क्या होती है प्रॉपर्टी की, जो डिमांड कर सकता है पार्टीशन, कैसे इफेक्ट होगा उसका, वो सारी चीजें। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस अंडर हिंदू लॉ, जिसमें कि जो हिंदू मेल होता है, फीमेल टाइम स्टेट होती है, इससे जुड़े हुए जो रिसेंट में अभी केस लॉज आए हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपको देख के जाने, वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस पे आ गए हैं। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो मुस्लिम लॉ के अंदर होता है, क्लासिफिकेशन का अंडर शिया लॉ, वो देख लीजिए। मुस्लिम प्रॉपर्टी के अंदर जो हिबा का कंसेप्ट है, वक्फ का कंसेप्ट है, वसीयत का कंसेप्ट है, थोड़ा सा इस सब चीजों पे ध्यान दे लीजिए। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 का, ये थोड़ा सा एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर अभी अमन लोहिया, किरण लोहिया केस था, फिर इसके अलावा एक और 2-3 केसेस थे, उसके अंदर इसके जुड़े हुए थोड़ी सी बातें हुई है, तो आपको ये देख के थोड़ा सा चलना है। इसके अलावा हिंदू मैरिज जो होती है आपका, ये सबसे ज्यादा आपका हिंदू मैरिज एक्ट से जुड़ा हुआ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कि आपको प्लीज करके जाना, बिकॉज अभी इसमें रिसेंट में एक केस आया है कि जो मैरिज के लिए डाइवोर्स की जब आप बात कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब आप बात कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पर जो टाइम पीरियड था 6 महीने का जुडिशियल, उसके लिए वो खत्म कर दिया गया। तो दिस टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सेंस आपको करके जाना है। फिर मुस्लिम लॉ एंड मैरिज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी जो इसके एसेंशियल्स होते हैं, तलाक के ग्राउंड्स क्या होते हैं, मोड्स क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, मुस्लिम मैरिज के, वो भी थोड़ा सा देखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देयर आर 3-4 टॉपिक्स
जो कि आपको अलग अलग एक्ट्स के अंदर मिलेंगे, बट आपको उसको पूरा पढ़ना है। जैसे कि आपका अडॉप्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, मेंटेनेंस भी आपका देखिए सीआरपीसी के अंदर भी मिलता है, आपको उसके अंदर मिलता है, हिंदू जो मेंटेनेंस एक्ट आपका पूरा दिया हुआ हिंदू का, उसमें भी मिलता है, तो आपको पूरा करके जाना है। फिर आपका गार्जियनशिप हो गया, सिविल मैरिज हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी ये जो आपका पूरा स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो कि अभी यूसीसी आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर उसमें है, ठीक है, डिबेट में है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ आने का चांस यहाँ पे हो सकता है। फिर आपके जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है, जैसे कि आप बात करते हो यहाँ लिव इन रिलेशनशिप की या डोमेस्टिक वायलेंस की, सेम सेक्स मैरिज पे तो जजमेंट्स भी काफी आ चुके हैं, सरोगेसी के ऊपर अभी बिल आने का कभी बात चल रही है। तो दीज टॉपिक्स आर समथिंग ना जो कि रिसेंट डिस्कोर्स में है, तो इनको आपको पढ़ के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। इससे जुड़े हुए जो केसेस है वो भी आपको करके जाने हैं। और मेन जो बात है वो ये है कि जो टॉपिक्स मैंने इसमें बताए हैं उससे जुड़े हुए जो बेयर एक्ट्स हैं उनको भी कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, केस लॉज जो है आपके वो करके जाइए। आपका काम आराम से फैमिली लॉ में हो जाएगा, 4 से 5 दिन लेंगे मैक्स मैक्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में। फिर मैं अगर एक बात करूं आपसे, ये आपको अगर लग रहा होगा कि सिलेबस सर बहुत ज्यादा है या फिर मैं तैयारी कैसे करूं, मेरे बेसिक्स बहुत ज्यादा कमजोर है और ये केस लॉज कितने पढ़ने क्या पढ़ने मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया नहीं लग रहा है, मॉक पेपर सर कौन से अच्छे रहेंगे, कितने मॉक पेपर लगाने हैं, और एक जनरल मुझे सर एक आइडिया चाहिए, हेल्प चाहिए अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपके लिए बैठा हूँ एट संभव लॉ। यहाँ पे हम लोग का जो क्लैट PG 24 का चैंपियंस कोर्स है, इसके अंदर हम लोग आपको पूरा कंप्लीट कवरेज करके दे रहे हैं पूरे सिलेबस की, चाहे आप लेक्चर्स की बात करो चाहे आप नोट्स की बात करो, पूरा हम लोग देंगे। फिर एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज, यहाँ पे मोर देन 70 मॉक पेपर्स हम लोग यहाँ पे आपको सीधे सीधे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है किसी मॉक पेपर के लिए, सारे पैटर्न सब कुछ इज बीन कवर्ड बाय अस। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग भी रहेगा, आपके पास एक्सेस का भी है, लैपटॉप पे एक्सेस करो, वहां पे पढ़ना है पढ़ो, मोबाइल पे देख के पढ़ना है वहां पे देख के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही में मैं खुद यहाँ पे आपके लिए पर्सनली अवेलेबल रहूंगा, जब भी कभी आपको प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आए यू कैन आस्क मी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका कोर्स है, अगर आप मान लो अभी 30 जून के पहले इस कोर्स में यहाँ पे ज्वाइन करते हो, तो ये आपका कोर्स आपको केवल 4899 का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल किसी दिक्कत की उसमें, वरना इसका जो आपका नॉर्मल कॉस्ट रहता है वो थोड़ा सा 6000 के आसपास में रहता है। बट अगर 4899 में आपको एनरोल करना है, डेफिनेटली आप एनरोल करिए, और अगर नहीं भी करना है तो भी यहाँ पे मैं आपके लिए हूँ, यूट्यूब पे आप कमेंट्स में मुझे नीचे बताइए कि सर क्या डाउट है कैसे है, मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगा। सिलेबस तो देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर ही रहा हूँ। अब चलिए इसके आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के टॉपिक्स के बारे में। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि द कॉन्ट्रैक्ट वन पोर्शन जो कि आप करते हो दैट इज जस्ट द बेसिक, उसके बाद के जो पोर्शन होते हैं ना 74 के बाद वाले, वो भी करने बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ में जो आपके एक्ट्स होते हैं, बिकॉज ये बिजनेस लॉ का पोर्शन है, जो एक्ट्स होते हैं, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, पीए हो गया, सीपीए हो गया, बाकी हो गया नहीं हो गया, उन सबको भी आपको कर करके जाना है, छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ आपको करके जाना है, यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात कर ले तो आपको ये बेसिकली 3 से 4 दिन में कोशिश करना है इस सब्जेक्ट को खत्म करने की, 3 से 4 दिन में कॉन्ट्रैक्ट जो एज अ होल खुद एक जो बेयर एक्ट उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरी वेरी इजी, प्रिवेंटिव कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शंस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, बाकी सब चीजें वेरी इजी, इसको तो बेसिक है पढ़ के ही जाना है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेमेडीज जो होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, इनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो भी होता है, इंजंक्शन लायबिलिटी, फिर क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट्रिक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लियन वगैरह, ये सारे टॉपिक्स अपना करके जाइए। उसके बाद फिर आपके जो मैंने जैसे कहा एक्ट्स, उन एक्ट्स को आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आता है। इसको भी अगर आपको अलग से टाइम चाहिए तो आप 3 से 4 दिन ले लीजिए, बट इन एक्ट्स को पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स गुड्स एक्ट, एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसको आप टॉपिक्स जो है मैंने जो बताए वो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, सीधे सीधे आपको ये पढ़ के जाना है। इसको अगर आप छोड़ने की कोशिश करोगे देन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखिए केस लॉज उतने आते नहीं है, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट जो कि काफी हद तक सेटल्ड है, इससे ज्यादा मामले आते नहीं है, और अगर आते हैं तो फिर वो लोग कभी कभी कुछ भी सवाल वो लोग करने का इन लोग की एक हैबिट होती है क्लाइंट वालों का, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सारे एक्ट्स पे अपनी कमांड रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करें जूरिस्प्रूडेंस की। अब भैया देखो जूरिस्प्रूडेंस ना आप लोगों को एकदम मैं बता रहा हूँ हवा लगता है, बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे कोई स्पेसिफाइड टॉपिक तो होता नहीं कि भाई कभी यहाँ से पूछा, कभी वहां से पूछा, कभी वहां से पूछा, तो उसको पढ़ने का सही तरीका क्या है, उस चीज का आंसर मैं आज आपको दे देता हूँ। सबसे पहले ये जितने चीजें हैं ना इनको यार पहले पढ़ लिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू जूरिस्प्रूडेंस, स्कूल्स, सोर्सेज, लीगल कंसेप्ट, ऑफेंड की थ्योरी, राइट एंड ड्यूटी वगैरह, पोजेशन, प्रॉपर्टी, ओनरशिप क्या होता है, कैसी चीजें हैं,
पर्सनैलिटी, ज्यूरिस्टिक पर्सन्स, अनबॉर्न, माइनर, साउंड, अनबॉर्न, कुछ लायबिलिटी का पूरा कंसेप्ट, आपका रॉन्गफुल डायरेक्ट साइन ड्यूटी, वो सब चीजें जो भी थोड़ा थोड़ा है। इसके अलावा भी जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, बाकी चीजें हैं, उन सबको देख लो। वो देखने के बाद अब ये समझो कि जो आपको देखना भी है तो आपको किसी ऐसी बुक से जिसके एनवी प्रांजल पे आती है उसमें से या तो देख लो, और अगर वहां से नहीं कर पा रहे तो एक एग्जाम से ही यार कम से कम कर लो, उतना तो कम से कम आपको करके जाना। ये कर लेने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो, आप एमसीक्यूज लगाओ। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। यू नीड टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज एज मच एज पॉसिबल। और नॉर्मल एमसीक्यूज तो जैसे हम लोग के लूज वाले होते हैं ना, जैसे कि हमने जुडिशरी का कोई बुक उठा के उसमें से थोड़ा सा एमसीक्यूज लगा दिया, वो नहीं। आपको जरूरत है सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज की। तो अगर उसके लिए आप संभव लॉ का कोर्स ज्वाइन करते हैं, वहां पे आपको पूरा हम लोग क्लैट पीजी के पैटर्न के हिसाब से मॉक पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। वो अगर आप प्रैक्टिस करो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नहीं नॉर्मल भी करना है, आप कर सकते हो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। और जितना आप रीडिंग करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे सिंपल नहीं आते कि भाई यहाँ पे ऑस्टिन जो है उसने किस बुक के बारे में क्या बोला, या फिर उसने जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, क्या वो सब। वो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट आपसे पूछेंगे और उस कॉन्सेप्ट के अंदर ऑस्टिन क्या चाहता है बोलना या उसका क्या व्यू होता, दे विल आस्क यू अबाउट दैट। या फिर किसी पर्टिकुलर जूरिस्ट ने अगर कोई लाइन लिखी तो उसके प्रति ऑस्टिन का क्या व्यू होगा वो ही लोग पूछेंगे। या फिर हॉफेल्ड के अंदर अगर उन्होंने उठा के मान लो दे दिए तो एक हॉफेल्ड का पैराग्राफ देंगे, उसको उठा के 6-7 वो लोग आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे कि भाई जाओ सॉल्व करो। So it is all about application of mind instead of rote learning. So it is very important कि जब आप jurisprudence को पढ़ रहे हो, you need to practice application based questions. रीडिंग बहुत करिए, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, तभी जाके आपका यहाँ काम होगा। इसके लिए मेरा जो रिकमेंडेड यहाँ पे है वो कम से कम 10 दिन का आपको यहाँ पे टाइम देना है। jurisprudence को उससे कम में आपका हो ही नहीं सकता, नो वे इन हेल आपका होगा। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ। अब देखो भाई इंटरनेशनल लॉ भी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई बैराग डिफाइन नहीं है कि कहाँ से क्या आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आपको करंट अफेयर्स के ऊपर खास ध्यान रखना है। बिकॉज पिछले 2 साल से तो करंट अफेयर्स ही ये लोग पूछ रहे हैं सीधा सीधा, ठीक है। और उसके पहले इन्होंने एक्स्ट्राडिशन पे, असाइलम पे क्वेश्चंस पूछे, बाकी सब कुछ कराया। यूएन क्लॉज पे एक बार 2020 के पेपर में यहाँ पे दिया था। तो आपको जब अपनी पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले तो जो बेसिक्स है इंटरनेशनल लॉ के, जो हम लोग लॉ स्कूल में पढ़ते हैं, नेचर, डेफिनेशन, इंटरनेशनल लॉ का सोर्सेज, बाकी चीजें, म्युनिसिपल की कोरिलेशन, बाकी चीजें, स्टेट जुरिसडिक्शन हो गया, स्टेट इंडिविजुअल के अंदर एक्स्ट्राडिशन, असाइलम, नेशनलिटी, एजेंट्स ऑफ वो, डिप्लोमेटिक एनवॉयज, कॉन्सुल्स, उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, ट्रीटीज है, बाकी सब कुछ। यूनाइटेड नेशंस के अंदर में ऑर्गन्स, इसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके फंक्शंस, उसका वो, फिर लॉ ऑफ सीज के अंदर प्रॉपर्ली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये बिल्कुल अभी समझ लीजिए यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको देख के जाना है। तो ये चीजें आप पहले करिए। साथ में जैसे अब आपका मैं अगर बात करूं इसके आगे, ठीक है, तो आपके जो टॉपिक्स है, जैसे कि मान लो अगर मैं बात करता हूं WTO के अंदर भी अभी बहुत ज्यादा इंडिया का एक मामला अभी पड़ा हुआ है पेंडिंग में। तो WTO को थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर जो होता है वर्ल्ड, आप कह लो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को थोड़ा सा आप एम्फेसिस में लेके पढ़ाई कर सकते हो। मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने, बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन जाएगा यहाँ पे जो कि शायद आपने सोचा नहीं होगा कि हाँ ये भी आ सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो पढ़ाई है इंटरनेशनल लॉ के अंदर काफी ज्यादा वास्ट हो जाती है अगर आप पढ़ने जाओ तो। मेरे हिसाब से जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करे दीज आर मोर देन इनफ। इसके अलावा आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, आपका काम आराम से हो जाना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर, बिकॉज अगर आपको याद होगा मैंने बाइफिकेशन किया था, तो बाइफिकेशन के अंदर आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये जो तीनों टॉपिक्स है ना, ये तीनों टॉपिक्स आपके इंटरचेंजेबल है। मतलब कभी एग्जाम में हो सकता है आईपीसी सीआरपीसी क्वेश्चन आए तो एविडेंस पे ना आए, या एविडेंस पे आए तो सीआरपीसी पे आएगा, आईपीसी नहीं पूछेगी। तो तीनों सब्जेक्ट्स को आपको बराबर टाइम देना है और तीनों ही सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं वैसे कहूँ तो सीआरपीसी आईपीसी आर मोर इंपॉर्टेंट दैट एविडेंस। एविडेंस पे थोड़ा कम ही थोड़ा सा ये लोग पूछते हैं, बट आता जरूर है। सबसे पहले आईपीसी के अंदर इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो भी पढ़ाई करनी है, मेक श्योर कि आप केस लॉस के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ प्रॉपरली उस चीज को पढ़ रहे हैं। विदाउट दैट आपकी पढ़ाई आईपीसी की पूरी नहीं होगी। आईपीसी इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशंस एंड द बेयर एक्ट। विदाउट अ गुड ग्रास्प ओवर द बेयर एक्ट एंड द कंसेप्ट्स आपका काम नहीं चलने वाला। सेम चीज मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी बोलना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इलस्ट्रेशंस हो गया, बेयर एक्ट हो गया, जब तक उसकी अच्छी कमांड नहीं होगी तब तक आप नहीं बोल सकते कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। तो आईपीसी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू आईपीसी की बात करें तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि
जो की डेफिनेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस जो है वो है, प्राइवेट डिफेंस हो गया, अबेटमेंट हो गया, क्रिमिनल कंस्पिरेसी हो गया, ये पूरा हो गया, ये सब क्या है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, जनरल डिफेंसेस जो आपके होते हैं सारे के सारे, वेरी इंपॉर्टेंट, 76 से लेकर 106 वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आपका इनक्वायरी क्राइम्स वाला अटेम्प्ट और ये सब पूरा जितना हो गया वो पूरा। फिर स्पेसिफिक ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ये तो पूरा ही पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको करके जाना। इसके बाद आप बात करते हो स्पेसिफिक ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, अगर बात करते हो तो रॉबरी, डकैती, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, उसके बाद फ्रॉडलेंट, डिसऑनेस्ट एक्ट, बाकी जितनी चीजें वो सब पूरा देख के जाना है। फिर स्पेसिफिक ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पनिशमेंट्स की जो टाइप्स हैं, डेथ पेनल्टी, बाकी सब चीजें, इसमें जो पूरा आजकल चल रहा है डिस्कोर्स, वो सब पूरा डिफेमेशन का भी आप समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है। सुमन स्वामी का जो आपका केस आया था वो आपका, तो इसके हिसाब से आईपीसी को आपको थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आईपीसी के अंदर एक जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये भी है कि आईपीसी के अंदर केसेस देखिए बहुत सारे आते हैं, रीसेंट केसेस आईपीसी के अंदर बहुत सारे आते हैं। तो आईपीसी के अंदर रीसेंट केसेस पे ध्यान रखिएगा खास करके, बिकॉज जो रीसेंट केसेस हैं, जो कि उनकी संख्या ज्यादा है, तो आपको इस साल जो रीसेंट केसेस है वो तो अच्छे से आपको पढ़ के ही जानने हैं, दैट जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। इसके बाद सीआरपीसी की बात करें, सीआरपीसी के अंदर भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो सीआरपीसी के अंदर, तो आपको बैरक्ट की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके साथ में जो आपका पूरा का पूरा बैरक्ट अगर आप बात कर रहे हो, तो वहां पे प्रोसीजर जो होता है कि ट्रायल कहाँ से शुरू होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे वर्क करती है, फिर यहाँ पे चार्जशीट कैसे फाइल होती है, फिर वो कैसे होता है, उसको कहानी की तरह अगर आप पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल फूलों की तरह है, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, बेहतर। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बैरक्ट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, कंसेप्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, प्रोसीजर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन से डेफिनेशन कहाँ पे दिए वो पता होना चाहिए, केस लॉस पे थोड़ा ध्यान अगर आपने रिसेंट वाले रख लिया, सीआरपीसी के अंदर आप बहुत प्यार से अच्छा सा आप स्कोर कर सकते हो। टॉपिक्स क्या क्या देखना है, इंट्रोडक्शन टू सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, थोड़ा सा वो तब थोड़ा सा ऊपर का जो कंसेप्ट है वो देख लीजिए, कभी कभी आ जाता है। फिर अरेस्ट, बेल और बॉन्ड, ये सब वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल का पूरा जो सर्च चीजें का प्रोसीजर है, प्री बार्गेनिंग, बाकी सारी चीजें वो देख लीजिए। चार्ज का, एविडेंस का और जजमेंट का जो पूरा पोर्शन है वो आपको अच्छे से देख के चलना है, इसको आप बल्कि वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपील का, रिवीजन का, रेफरेंस का जो पूरा है वो, इसके अलावा सस्पेंशन, रिमिशन, कम्यूटेशन, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो पोर्शन, उतना मैं कहूंगा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर आप थोड़ा सा कहोगे उतना ये ज्यादा जरूरी नहीं है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ प्रोविजन, बट करके जरूर जाना। उसके अलावा मेंटेनेंस वाला जो पोर्शन है वो आपका थोड़ा सा फैमिली लॉ के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो। तो सीआरपीसी के अंदर तो आपको ये टॉपिक्स करके जाना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एविडेंस लॉ की, तो देखिए एविडेंस लॉ, फिर मैंने जैसा कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट, पर जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से कम आते हैं, तो फिर इसको अगर आप ऊपर ऊपर से भी करोगे, साथ में जो इसके इलस्ट्रेशन है वो आप कायदे से करके जा रहे हो, बैरक्ट सही से करके जा रहे हो, आराम से हो जाएगा। काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है तो फिर टाइम इसको लगेगा आपको करने में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एविडेंस एक्ट, रेलेवेंस ऑफ फैक्ट, जो पूरे आपका मतलब बैरक्ट के हिसाब से जो टॉपिक्स आपके पूरे पूरे रहते हैं ना, जैसे आप जुडिशरी के अंदर पढ़ाई करते हो सेम आपको सिलेबस यहाँ पे फॉलो यहाँ पे करके जाना, बर्डन ऑफ प्रूफ, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इंकॉर्पोरेशन, आपका एडमिशन, रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, बाकी चीजें वो सब कुछ, वो मतलब इतना यहाँ पे मैं कहूंगा ये थोड़ा सा प्रोविजन ऐसा है कि उतना वो नहीं जाएगा, बट बाकी जो टॉपिक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपको एक बार देख के जाना है। इसके बाद में अगर बात करूं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप कह सकते हो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कि आने का हमेशा चांस रहता है क्लैट के अंदर। ज्यादातर क्वेश्चंस इसके ऊपर ज्यादा अभी रिसेंट में आए भी नहीं है, बट एज अ सब्जेक्ट हम लोग वैसे भी करके इसको जाते ही जाते हैं। कभी नॉलेज ऐसी होती है ना कि जिसको कहते हैं कि हम लोग खराब नहीं जाएगी, वैसे करके है इसके साथ हिसाब किताब। तो नेचर एंड स्कोप, एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं, जनरल डिफरेंसेस जो टॉर्ट्स के अंदर होते हैं, रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज, फिर आपकी जो मैगजीन्स वगैरह होती है वो थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा। इसके बाद वाइकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, राइट ऑफ फ्लेचर का जो केस है उसका वो, नेग्लिजेंस और न्यूसेंस जो होती है, बाकी चीजें जो होती है नेग्लिजेंस के अंदर वो सब कुछ, फिर टॉर्ट्स जो पर्सन से प्रॉपर्टी के जो आपके ऑफेंसेस होते हैं किस तरीके से इफेक्ट होता है, डेफेमेशन, इम्प्रिजनमेंट, बाकी चीजें वो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल, और जो आपका सीपीए वाला पूरा पोर्शन है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो सबको रिलेशन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, वो थोड़ा सा देख के जाइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है ना उनको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो एक डीप टेक्निकल नॉलेज है वो आपकी कंप्लीट रहे टॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए भी अगर मैं बुक रिकमेंड करूँ आर के पांड्या की बुक से अगर आप करते हो, देन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज मैं कहूंगा काइंड ऑफ वेरी इजी टू गो अहेड एंड कंप्लीट। यहाँ पे आपका 2 से 3 दिन में ये आपका हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद बात करें तो हम लोग आते हैं यहाँ पे कंपनी लॉ के ऊपर। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मिसलिनियस सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर आपको उतना ध्यान नहीं देना है, पर कॉन्ट्रैक्ट जो है मेन है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। सेम चीज कंपनी लॉ के साथ, कंपनी लॉ के अंदर ये जितने टॉपिक्स इनको आपको अच्छे से करके जाना है।
ठीक है, ये टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। इसके साथ में जो इससे जुड़े हुए मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे, मिसलेनियस सब्जेक्ट्स होंगे, उनका मैं वीडियो में थोड़ा आगे बात करूंगा, वो भी आपको अच्छे से देख के जाना। इसके बाद मैं बात करूं अगर, तो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना, आजकल का जो मॉडर्न डिस्कोर्स है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका एक बहुत ही बड़ा डिस्कोर्स है। तो आपको आईपीआर को आप देखोगे कि आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये पढ़ेगा भी, पिछले एग्जाम में भी आया भी है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन यहाँ पे आईपीआर से। सो आईपीआर के अंदर ये जितने टॉपिक्स हैं आपके, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पूरा आपको करके जाना है। डिजाइन लॉ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनको थोड़ा थोड़ा आपको देख जाना है। बायोडाइवर्सिटीज एक्ट, बाकी सब चीजें एज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट करके आपको जाना है। सो विच मीन्स इज की जो बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर आप कह लो मिसलेनियस टॉपिक्स है, उसमें भले उतना टाइम मत दो, चाहे आप बात करते हो क्रिमिनल लॉ की, चाहे आप बात करते हो बिजनेस लॉ की, उनके मिसलेनियस उतना टाइम मत दो। बट मैं अगर अलग से मेंशन कर रहा हूँ कि तुमको आईपीआर को भाई टाइम देना है, या फिर भाई समझ लो तुमको यहाँ पे इन्वायरमेंट लॉ को अलग से टाइम देना है, लेबर लॉ को अलग से टाइम देना है, तो कम से कम 2 से 3 दिन प्रॉपर दे के बैराक के अंदर जाके प्रोविजंस को पढ़ के, केस लॉज को पढ़ के, तब उसके अंदर से आप उठोगे, पूरा करके जाओ प्लीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपरली इसको पूरा पूरा करके जाओ। ठीक, अब आते हैं एनवायरमेंट लॉ पे। जैसे कि मैंने कहा, तो एनवायरमेंट लॉ इज अ प्रीटी इजी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट। जितने टॉपिक्स मैंने मेंशन किए प्लीज उनको देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा बताने वाला नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिए कि जो प्रोटोकॉल वगैरह है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपका ये यहाँ पे आप बात कर सकते हो, ये पेरेंट्स बैटरी और ये सब जितना पूरा है, ये थोड़ा यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ये भी एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको अलग से 1-2 दिन लगा के पढ़ाई अच्छे से करनी है। टॉपिक्स मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए, प्लीज इनको देख लीजिएगा। इसके बाद लेबर लॉ के साथ भी सेम बात है, मैंने यहाँ पे जितने आपके बेरैक्स जो कि आपको देख के चल रहे हैं, जो टॉपिक्स आपको देख के चल रहे हैं वो मेंशन कर दिया। 2-3 दिन लगाइए और इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ के खत्म करिए। और अगर आपको दिक्कत हो रही है इतना लंबा सिलेबस देख के, इतना वो करके, तो आप कुछ मत करिए, संभव लॉ में आप चैंपियंस कोर्स में मेरे साथ ज्वाइन करिए। ये सारे सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स है, बाकी चीजें हैं, वो मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, विद केस लॉज, विद एवरीथिंग, सब कुछ। फिर बात करें बिजनेस लॉ की बात करें। अब बिजनेस लॉ के अंदर देयर आर मिसलेनियस टॉपिक्स एज आई सेड। अब ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, तुरंत 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 इसको खत्म करना है। एक दिन में हर टॉपिक को जल्दी जल्दी करके वो करना है। जैसे बैंक्रप्सी हो गया, इसके अंदर जितने टॉपिक्स ये आपके दिए हुए हैं ये एक बार देख लीजिए। अब टैक्स लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर इस बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था 2022 के पेपर में भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप टाइम दे पाओ कि टैक्स होता क्या है, टैक्स के अंदर स्लैब्स कौन कौन से होते हैं, हेड ऑफ इनकम क्या होती है, जीएसटी और उसका क्या रिलेशनशिप है, थोड़ा सा अगर उस पर आप टाइम दे पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जल्दी क्लैट नहीं पूछता है, जल्दी कभी आता ही नहीं है। पहली बार 4 साल में 2023 में ही यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को थोड़ा सा यहाँ पे छुआ गया। तो उतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है नहीं, तो इसके ऊपर भी ऊपर ऊपर से अगर आप पढ़ाई करोगे, बैराक थोड़ा बहुत देख लो, थोड़ा टॉपिक्स देख लो, थोड़ा वो देख लो, और मोर देन एनफ होगा, आपको ये आराम से निकल जाएगा। सेम चीज कॉम्पिटिशन एक्ट के साथ भी है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ऊपर ऊपर से जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं वो अपना देख लो, आपका काम आराम से हो जाना चाहिए। ज्यादा यहाँ पे टेंशन के लिए नहीं, बिजनेस लॉ को लेकर। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्रिमिनल लॉ के, भी वही सेम बात है कि भाई जो मिसलेनियस टॉपिक्स उसके अंदर आपके देयर आर 4-5 बेराक्स जो कि आपको देख के चलनी, उनको अगर आप देख ले रहे हो तो आराम से आपका काम यहाँ पे हो जाना चाहिए। सबसे पहले आपका एनडीपीएस एक्ट, पॉस्को एक्ट, उसके बाद आपका जेजे एक्ट, यूएपीए एक्ट, और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये आपका हो गया। एक आपका बच्चा SC/ST एक्ट, इसके ऊपर एक जजमेंट भी आपका आया था पृथ्वीराज चौहान का, अगर आपको याद होगा। और आपका दूसरा, तो ये सब जो आपके टॉपिक्स थे, ये सब जो आपके सब्जेक्ट्स थे, इनका मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स, क्या क्या चीजें आपको देख के चलनी है। अगर आपको इनको अच्छे से नोट करना है तो वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप आराम से अपना नोट कर लो, कोई वो नहीं है। वीडियो को आप एक उसकी तरह समझो कि भाई हाँ हाँ मुझे ये सब चीजें कम से कम करके जानी है। अब इसमें हो सकता है कि 2-3-4 सब्जेक्ट्स अगर मान लो मुझसे छूट गए हो, तो ऐसा है कि वो सब्जेक्ट्स मैं आगे की वीडियो में अगर होगा तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा कि उनमें क्या करना है, कैसे करना है। अगर कुछ छूटा है मुझे कमेंट्स नीचे बताइए कि सर इस चीज में डाउट है कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, या फिर ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस चीज को क्लैरिफाई करने की, वो करने की। तो क्लैट पीजी के हिसाब से जो आपका सिलेबस हो सकता था वो मैंने आपको भाई यहाँ पे बता दिया है। जितना टाइम हर सब्जेक्ट को देना है, कैसे क्या करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। मिनिमम आप मेरी तरफ से ये समझ के चलो कि जो आपका जून ये खत्म होने जा रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर आपका मान लो 5 से लेकर 6 दिन बाकी है वो, और बाकी का आपका जुलाई और अगस्त का महीना, और थोड़ा सा अपना आधा सितंबर ले लो, वहां तक आपको सिलेबस खत्म करना ही करना है। सितंबर
कि 20 तारीख तक सिलेबस खत्म करके तो जाके आपका अक्टूबर नवंबर में ना जब रिवीजन करोगे तो आपका बढ़िया से तैयारी होगा, ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको जरूरत लगती है हमारा हमारा जो चैंपियंस कोर्स है उसको ज्वाइन करने की, डेफिनेटली उसको ज्वाइन करिए। वहां पे आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़िए, वहां पे अपनी पढ़ाई करिए। 4899 में पूरा कोर्स मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।